आए दिन सड़क पर होने वाले ऐसे हादसों की खबरें दिल दहला देती हैं। कुछ खुश नसीब होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का दर्द और भी ज्यादा होता है जो बच तो जाते हैं लेकिन उनकी बाकी बची हुई जिंदगी बैसाखी और व्हील चेयर के सहारे गुजरती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। वक्त ये आ गया है कि हम रोड सेफ्टी को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएं ताकि सड़कों पर इस तरह के हादसे घटे और लोग बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। देखिए मीनाक्षी, आप सावधानी की बात कर रही है, लेकिन आजकल तो ज़माना ऐसा है कि लोग इतने फर्राटे से कार और बाइक्स चला रहे हैं सड़कों पर जैसे गाड़ी सड़क पर नहीं हवा में उड़ रही। बिल्कुल हुसैन, जबकि एक नई स्टडी कहती है कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर की रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो दूसरों को छोड़िए, आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, दरअसल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ड्राइव करना सेफ माना गया है, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने पर शरीर का फैट और मसल्स झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो झटका लगता है, और इसका असर रीढ़ की हड्डी पर भी बहुत बुरा पड़ता है। जो बात हुसैन आपको समझा रहे हैं उससे तो ये साफ है कि जितनी ज्यादा गति होगी, स्पीड होगी, उतनी ज्यादा दुर्गति होगी, यानी खतरा उतना ही बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक आप इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कार की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और टक्कर आमने सामने की हो जाती है तो इसमें सवार लोगों के सीरियस स्पाइनल इंजरी का खतरा 85% तक बढ़ जाता है। और मीनाक्षी, यही वजह है कि पिछले 25 साल में जहां मोटर एक्सीडेंट से स्पाइनल इंजरी के मामले 30% थे, वो बढ़कर अब 45% हो गए हैं। और वैसे ही देश के 80% लोग तो कंधे, पीठ, कमर की किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ ही रहे हैं। ऐसे में स्पाइनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिंदगी की खूबसूरती को समझिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थोड़ा सा देर पहुंच जाइएगा अपनी मंजिल पर, लेकिन सेहत के साथ पहुंचिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये सारी चीज़ें, सेहत का ख्याल आपको कैसे रखना है, ये सारी बातें आपको स्वामी जी बताएंगे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, गति तो अच्छी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गति कि अगर दुर्गति होने लगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। उष्ट्रासन से की देखो, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की तो दर्दनाक मौत हो जाती है मेरे भाई बहन। और आपने ठीक कहा, जो बच जाते हैं वो जिंदगी भर कहराते रहते हैं। कमर टूटी हुई है, घुटने टूटे हुए हैं, हाथ पैर टूटे हुए हैं, गर्दन टूटी हुई है और चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई है। ये उष्ट्रासन जो न कर पाए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। चलो, ये उष्ट्रासन थोड़ा कठिन लगता है तो आज हम ये करीब 10-12 अभ्यास है, इनको पहले बता देते हैं। और साधारण लोगों से लेकर के साइरस मिस्त्री का हमने देखा, लाखों करोड़ का साम्राज्य, बस बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, जोर से एक्सीडेंट हुआ, कार से इतनी दूर जा कर के पड़े कि जिंदगी का खेल खत्म हो गया। कहते न, दुर्घटना से देर भले, आपने भी अभी कहा कि घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन लोग हैं कि इतने लापरवाह होते हैं। घूमा तो मैं भी हूँ करीब 25 लाख किलोमीटर, 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा देश में घूमा हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से कोई एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखो, ये भी एक बात होती है कि आप जब सजगता के साथ रहते हो तब इन हादसों से बच जाते हो। और थोड़ा बहुत कहीं झटका लगा, अब इतने स्पीड ब्रेकर, अब तो सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, जिसमें हम घूमते थे पूरे देश भर में। ओहो, मध्य प्रदेश से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के, कुछ प्रांतों में तो सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा, गड्ढे में सड़क है, सड़कों में गड्ढे, कुछ पता ही नहीं लगता था। ये हालत रहती थी और ऐसी परिस्थितियों में भी हमने अपने कमर का कबाड़ा होने से बचाया। स्वामी जी, मुश्किल ये है कि सावधानीपूर्वक भागती जिंदगी में मैं यहाँ, मुझे आधा किलोमीटर भी चलना होता है तो बेल्ट बांधता हूँ और योग करते रहे। तो बाजार जो सजा है स्वामी जी, उसने सेकंड के 20वें हिस्से में, सेकंड पर सेकंड की जो एकदम से गाड़ी की रफ्तार बढ़ने का जो तरीका है वो इतना ज़्यादा हो चुका है। और सड़क पर अगर आप चाहें भी कि थोड़ा सा धीरे चल लें तो अगल बगल की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको नहीं चलने देती हैं कि भाई ये 60 में क्या चल रहा, भाई तू किनारे हो जाए। इस तरह की भावनाएं शायद चलाते चलाते लोग एक दूसरे को देख कर दे रहे होते हैं। लेकिन आज अपने कार्यक्रम के जरिए स्वामी जी हम लोगों को ये बताने की कोशिश करने वाले हैं कि तेज़ रफ्तार गाड़ियां दरअसल कैसे उन पर बुरा असर डाल रही हैं और उनके शरीर को बिगाड़ रही हैं।
और सबसे बुरा असर जो है वो स्पाइन पर पड़ रहा है। वैसे भी पिछले 25 सालों में गाड़ियों के चक्कर से सीरियस स्पाइनल इंजरी के जो मामले काफ़ी बढ़े हैं। रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाने वाले योगाभ्यास स्वामी जी ऐसे में बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग घंटों घंटों बैठ कर ड्राइव करते हैं और बहुत तेज़ रफ्तार में दौड़ रहे होते हैं, 100-150 की स्पीड में। तो स्वामी जी आज सेफ ड्राइविंग की सलाह के साथ ज़रा पहले रीढ़ की हड्डी को मजबूत करवाइए। तो देखो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। मकरासन के 2 अभ्यास, एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। फिर भुजंगासन के 4 अभ्यास, शलभासन, फिर धनुरासन। शलभासन के 4 अभ्यास, धनुरासन के 2 अभ्यास। फिर जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है ना रीढ़ की हड्डी, तो हमारे इधर अजीत राणा जी, आशीष जी, गौरव जी, हेमंत जी जो थेरापियाँ कर रहे हैं ना, ये भी अप्रतिम है। एक तरफ कायरोप्रैक्टिक है, दूसरी तरफ एक्यूपंक्चर है, फिर एक्यूप्रेशर भी कराते हैं और आवश्यकता करने पर रक्त मोक्षण भी कराते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन देते हैं, बस्ती देते हैं, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती। ये बड़ी जबरदस्त है। हमारे पुरखों ने स्वामी जी जब खुद आप ड्राइव करते तो हैं ऐसे कभी, किए हैं हमारे आरोग्य के, तो मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जाते हैं जी मेरे भाई? जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं कभी? तो देखो, ये थोड़ा आपने असमंजस्य वाला प्रश्न पूछ लिया। मुझे स्पीड पसंद है यद्यपि तो जो है मैंने मोटरसाइकिल जो है 100-125 और गाड़ी 150 तक चलाई हुई है, लेकिन मैं वही चलाता हूँ बिल्कुल ऐसा 100% सेफ जोन हो। राजस्थान में मैंने चलाई है, दिल्ली से ये जो लेकिन मथुरा, स्वामी जी उससे आगरा पहले हाईवे आपने है अपनी ना, रीढ़ की हड्डी को भी बहुत वहाँ मजबूत पर कर रखा है, जहाँ पर और उसके साथ साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की दुआएं जो तो मैं है वो सबसे आपके इर्द कहूँगा। गिर्द एक हाला बन करके चलती हैं। तो पहले ये सारी चीजें और लोग कर लें, फिर किसी सेफ जोन में जाके वो भी ड्राइव कर लेंगे। सेफ जोन में, और फिर देखो हमारे आगे पीछे फिर सिक्योरिटी आदि होती है ना, तो वो फिर वो चीज़ों को क्लियर कर लेती है। और ये अपवाद रूप में कभी चला है। नॉर्मल स्पीड मैंने रखी हुई है 60 भीड़ में, और हाईवे के ऊपर 80 से 100, बस ये स्पीड रहती है। और फिर उसमें चौकन्ने रहना पड़ता है। देखो, ये तो जिंदगी तो हमेशा सावधानी की, और योग कहते हैं अवेयरनेस इज योगा। तो देखो, ये अभ्यास तो अधिक स्पीड में और असावधानी पूर्वक तो गाड़ी कभी ना चलाएं, और पहले से ही करीब आधा 1 घंटा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चले। और मैं तो गाड़ी में ही ऑफिस का भी काम कर लेता हूँ। ये तो मैंने एक्सेप्शन के रूप में स्पीड वाली बात बताई, लेकिन जो है आज देखो इतना चलने के बाद भी हमने अपनी कमर का कबाड़ा नहीं होने दिया, कोई बखेड़ा नहीं। ये बड़ी बात है। कोई ये एक्सीडेंट इतना नहीं होने लाखों दिया। किलोमीटर का हमारा सफर यदि आपने किसी करने के प्रकार बाद से भी एक्सीडेंट होता तो वो तो वर्ल्ड ब्रेकिंग बन जाती है। बिल्कुल, और इस स्तर पर आप खुद को रखते हैं कि आप पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, और इसीलिए हम आपको विश्व गुरु, विश्व योग गुरु के तौर पर आपको पूरी दुनिया जो है वो बुलाती है। स्वामी जी अब ज़रा सा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी के बाद गर्दन, कंधा और पीठ में, ये इन तीनों पार्ट्स में स्वामी जी दर्द जो है बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रोजन शोल्डर में तब्दील हो जाता है, पूरा कंधा जाम हो जाना, फिर सर्वाइकल जैसी परेशानी में तब्दील हो जाती है, और फिर ज़िंदगी में दर्द ऐसा हो जाता है कि बस दर्द ही दर्द रहता है, और उसके साथ कुछ गोलियां जेब में चल रही होती हैं, उन्हीं के सहारे ज़िंदगी कटती है। तो स्वामी जी ये गर्दन, कंधा, इन सारे दर्द से कैसे निजात मिलेगी? ये एकदम ठीक कहा आपने। और इसके लिए कुछ अलग अलग फिर बाजार सजे हुए ऑइंटमेंट्स के बाजार। मैं देखता हूँ एक बहुत पुरानी क्रीम चलती है, कहीं चोट लग जाए तो बोले ये लगा लो। अरे भैया, चोट अंदर से तुम्हारे टिश्यू डैमेज हो चुकी है, हड्डी डैमेज हो चुकी है, ये कब तक आप जो है ये लिपापोती करके कब तक गुजारा चला करोगे? तो एक तरफ कुछ लगाने वाले ऑइंटमेंट्स के बाजार सजे हुए, दूसरी तरफ पेन किलर, फिर उससे भी खतरनाक स्टीराइड, और अब तो बायोलॉजिकल्स की दुनिया सज गई है। और ये सब पेन किलर्स
बायोलॉजिकल स्टीरॉयड ये तो इतने खतरनाक है, अंदर से शरीर को जर्जरित कर देते हैं, दिवालिया कर देते हैं। तो एक मेरुदंड के अभ्यास, मरकट आसन के 2 अभ्यास बताए। देखो पहले में यूँ पैर घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ ऐसे पैर। तो ये गर्दन के लिए। अब कंधों के लिए आगे बताएंगे। ये अभ्यास ऐसे एक क्रम से, फिर ये दूसरा ऐसे, फिर ये तीसरा ऐसे। और हाँ, दर्दों के लिए सबसे बेस्ट है दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल या अश्वशिला का प्रयोग। और सबसे तो बेस्ट है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, फ्रेश लें। मैंने कितने लोगों को, हजारों ने, लाखों करोड़ों लोगों को दर्दों से उभारा है यही सब करवा करके। ये लो। और हाँ, एलोवेरा, गिलोय, हल्दी, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, हल्दी, फिर लहसुन का प्रयोग बताते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग बताते हैं। अब इसके अलावा देखो, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर। वैसे भी बरसात में तो दही का निषेध, तो खास करके भादों में तो दही कतई नहीं खाते, नहीं तो सर्दी, जुकाम, बुखार, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ने की, दर्द बढ़ने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो एक तो ये अभ्यास जितने बता दिए इतने कर लें। स्वामी जी, जो घरेलू नुस्खे आप बता रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा, इसमें कई इलाकों में अलग अलग चीज़ों का चलन है। मुझे याद आ रहा स्वामी जी, और एक बचपन में एक पेड़ होता है स्वामी जी, जिसे बेहया कहते हैं, बेहया का पेड़। अब वो उसे आप किस नाम से जानते हैं? कुछ जैसे पान का पत्ता होता है, उससे थोड़ा लंबे साइज़ का होता है, उसे हीट गर्म करके उस पर तेल लगा करके बांध दिया जाता था उससे। और कई बार अरंडी का पत्ता भी इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीज़ें वाकई कारगर हैं। ठीक बात है, सच्ची कारगर है मेरे भाई। उसे मैं छोटा बच्चा था तो मेरे को भी वात का थोड़ा सा रहता था, तो माँ एरंड के पत्तों में तेल लगा करके, रेडी का ही तेल हो तो अच्छा है, नहीं तो सरसों का तेल, तिल का तेल जो भी उपलब्ध होता है उसमें लगा करके फिर बांध देते थे और 1 घंटे में दर्द गायब हो जाता था। ये मेरा बचपन का भी अनुभव। और अब बचपन के पार भी जा कर के, वैसे तो मैंने तो अपना योग से सब ठीक कर लिया। मैं लोगों को देखता हूँ, हम एरेंड, फिर धतूरा, और फिर आक, फिर जो आपने कहा अमरबेल, फिर निर्गुंडी, सहजना, पारिजात, ये तो जो पारिजात आदि है ना, सहजना आदि, ये तो देवताओं के वन कहे जाते हैं। देवताओं के वन में सरोवन, पुष्प, ऐसा बोला जाता है इनको, जो भगवान के अर्चना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सब पत्तों को कूट करके और इसमें थोड़ा अजवाइन, सौंठ आदि मिला करके, हल्दी, अदरक आदि, अजवाइन, सौंठ आदि मिला करके इसमें फिर गरम गरम तेल से ये पोटली मसाज भी करते हैं। तो अलग अलग ये द्रव्य है ना, इनकी महिमा तो है। इन गर्म पानी में उबाल करके इनसे झाड़ते हैं, सिकाई करते हैं नमक डाल करके, उससे भी सब चीज़ें दूर होती है। तो कंधों के लिए एक तो ये गोमुखासन, दूसरा कंधों के लिए। स्वामी जी, विषय से थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी से जुड़ी बात है। घर में अक्सर जब बच्चे गिर जाते हैं और मान लीजिए सिर टकरा गया किसी चीज़ से, तो फ़ौरन जो माएँ पहले के वक्त में करती थी, वो कुछ चीज़, एक ईंटा सा गर्म किया, उसे कपड़े में लपेटा और गुड़म्बे को दबा दबा करके प्लेन कर देती थी। ये जो तरीका था, ये ठीक था, गलत था? क्या किया जाए अगर बच्चे को चोट लग जाए घर में कभी? ये एकदम कारगर है, ये एकदम बिल्कुल सही उपाय है और इसी से मिलता जुलता उपाय है। ये जो घरों में तो जो साधन उपलब्ध है, न्यूनतम साधनों में जो हम कर सकते हो करते हैं। पोटली मसाज इसी का तो स्वरूप है। और शलाका चिकित्सा, अग्निकर्मा और हॉट एंड कोल्ड प्रेस, यही तो करते हैं। और आज जो यहाँ पर आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हो, चाहे वो कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं हमारे बालक अजीत, आशीष, एक्यूपंक्चर, और हमारे गौरव, हेमंत आदि जो ये थेरापियाँ कर रहे हैं, थोड़ा और थोड़ा स्किलफुल होकर के हम करते हैं। बाकी जो आपने बताया, ये सब घरेलू उपाय बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। अभी भी जो है अलग अलग वैद्य
एक राजस्थान में वैद्य हैं, पूरे कोई भी दर्द हो, ये नसों में से ब्लड निकाल करके जो रक्त मोक्षण है उससे उपाय करते हैं। अभी भी दाग लगाते हैं, जो है ऊंट का पैर में चोट लग जाए तो उसको पैर में दाग लगाते हैं। और हमारी माँ को एक बार दर्द हो गया था, आज से 40 या 45 साल पहले की बात है, तो पैर में शैटिका के लिए दाग लगाते थे। तो ये सब चीज़ें बस तरीके से की जाएं, कुशलता के साथ की जाएं तो बड़ी कारगर होती हैं। तो हमारे यहाँ पर ये दर्दों के जो उपाय किए जाते थे ना, ये मर्म चिकित्सा, इसको सब लोग स्वामी जी, पहले लोग जरा जानते इस थे। दाग में उलझ गए हैं। जरा दाग क्या होता है जरा बता दीजिए। वो किसी गर्म रॉड से जो टच किया जाता है शायद, वो आप बता रहे हैं। वो उसको दाग कहते हैं। वो दाग मतलब दूसरा दाग नहीं, सफेद दाग, काला दाग। जी जी। तो ये सच में हुसैन भाई बड़ी ऊंची विद्या। पूरे गांव में, बड़ा गांव है तो एक गांव में नहीं तो 5-10 गांव के बीच में ऐसे लोग हुआ करते थे जो सब प्रकार के दर्दों का इलाज करते थे। और टूट फूट जाए तो उसके हाथ बांस के खपच्चे से बांध करके, मतलब आज का ऑर्थोपेडिक सर्जन भी क्या करेगा, उससे बढ़िया जो है वो हाथ पैर जोड़ दिया करते थे। ये हमारी जो प्राचीन विरासत है उसको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और मखौल तो कतई नहीं उड़ाना चाहिए। सच में ये विद्या बड़ी ऊंची थी, इसलिए हम पूर्वजों की विरासत और विकास की, संस्कृति और समृद्धि की हम साथ साथ बात करते हैं, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की। स्वामी जी, आप तरीके से जीने की, तरीके से चलने की, तरीके से गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तरीके से अपना पोस्चर नहीं रख पाते हैं। और अगर गर्दन का पोस्चर बिगड़ा तो फिर सर्वाइकल के मरीजों को चक्कर आने की परेशानी शुरू हो जाती है। अब स्वामी जी, ये पोस्चर कैसा होना चाहिए? और ख़ास तौर पर अब तमाम लोग इतने डेस्कटॉप पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, उससे ज़्यादा परेशानी तो वो है जो हाथ में फ़ोन लिए दिन भर गर्दन को झुकाए रखते हैं। तो स्वामी जी, गर्दन का पोस्चर कितना इम्पोर्टेंट है आपके पूरे शरीर के सही अलाइनमेंट के लिए? सर्वाइकल पेन के लिए भी क्या करें? देखो, एक शब्द प्रयोग करता हूं मैं मीनाक्षी बहन बार बार, जीवनीय ऊर्जा। जीवनीय ऊर्जा का विखंडन होता है हमारे गलत आहार से, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार से। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जितने भी हम ये केमिकल, एनिमल वेस्ट, जितने भी सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, इन सारी चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ता है। तो देखो, एक बार चलो खड़े हो जाओ बहनों। हाँ, देखो खड़े ऐसे होना चाहिए। देखो ये खड़े होने की सही पोजीशन। फिर जो ये ऐसे खड़े होते हैं, फिर ये जो ऐसे खड़े होते हैं। एक बार मैंने पहले भी थोड़ा सा कहा था, तो पैरों को ऐसे करके, कोई वजन भी उठाना है तो थोड़ा पैर चौड़े करके वजन उठाने चाहिए। पास में ऐसे वजन ले करके उठाते हैं तो कमर में चढ़का आ जाता है। तो पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रख करके, ज़्यादातर ऐसे करीब 1 फीट का डिस्टेंस रख करके ऐसे खड़े होना चाहिए, ऐसे खड़े रहना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। तो अब हमारा तो स्वाभाविक रूप से ये पोज बन जाता है। तो थोड़ा पैरों में डिस्टेंस रखना चाहिए, सीधे खड़े रहना चाहिए। और खड़े होकर के ताड़ासन, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ये भी थोड़ा कर लेना चाहिए। सुबह एक बार स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी बॉडी की। फिर बैठने के, लेटने के तरीके भी मैं बताऊंगा। जब हम गलत तरीके से खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, पैर घिसिट घिसिट करके चलते हैं, चलने के भी दसियों तरीके हैं। लोगों को ये छोटी छोटी बातें नहीं आती। इसी को ही हमारे यहाँ पर धर्म कहा है, अध्यात्म कहा है। जीवन पद्धति में चाहे जैन दर्शन है, बुद्ध दर्शन है, सम्यक सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, इसको सम्यक शब्द प्रयोग किया जैन और बुद्ध दर्शन में। और हमारे श्रीमद् भगवद गीता में उसको युक्त प्रयोग किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। दुख है तो एक ये भी अभ्यास है, कमर के थोड़ा ऐसे करते हैं, इससे बैलेंस बन जाता है। पूरा उष्ट्रासन या पूरा चक्रासन नहीं हो पाता है तो इससे भी काम, इससे भी गुजारा चल जाता है। अब बैठने की जहाँ तक बारी आती है, देखो वज्रासन में बैठे, एड़िया बाहर, पंजे अंदर। इसका तरीका ये होता है, ऐसे देखो, ये ऐसे
एड़िया बाहर, पंजे अंदर और ऐसे बैठ गए। तो ये खाने के बाद तो ऐसे बैठे। वैसे भी दिन में जहाँ भी बैठने का अवसर मिले, जहाँ संभव हो, हम तो ट्रेन की, प्लेन की सीट पर भी ऐसे ही बैठ जाते हैं। अब शरीर हल्का नहीं, इसका फ़ायदा है। और खाने के बाद तो ऐसे बैठना ही चाहिए, इससे कमर सीधी रहती है। अब इसमें झुकने का अवसर कम मिलता है, तो कोशिश कीजिए जब भी आप बैठें ऐसे बैठें। नमाज भी पढ़ते तो आपने देखा ऐसे बैठते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक पोस्चर है। तो ऐसे बैठे, ऐसे ना बैठे। ये जो ऐसे बैठते हैं ना, ये और ख़तरनाक। फिर इसमें फिर ऐसे ऐसे बैठते हैं, फिर तरह तरह के इसमें पोस्चर आ जाते हैं। फिर ऐसे बैठते हैं कुछ लोग, कुछ फिर अलग अलग पोजीशन में। तो ये ठीक नहीं है। जो वज्रासन में भी ना बैठ सके तो ऐसे बैठे, कुर्सी पर भी बैठे तो सीधे बैठे। तो गर्दन जब एक पोजीशन में लंबे समय तक रहती है तो उससे पूरे 33 के 33 वर्टिब्राज में और पूरी, जैसे मैंने कहा ना, एक जीवनीय ऊर्जा, जीवनीय शक्ति का मैं बार बार प्रयोग करता हूँ। तो ये जो पूरा जितना भी हम इस सिंथेटिक वर्ल्ड में एडल्टेशन, रेडिएशन, पोल्यूशन और अलग अलग तरह से गलत पोस्चर, इन सब से हमारी जीवनीय ऊर्जा का विघटन होता है। तो सीधे बात स्वामी जी, जैसे अभी आपने कहा कि और आपने अपना वजन जो है, जहाँ तक आपने अपना वजन मीटर में रखा हुआ है, इसलिए आप फ्लाइट में भी जो है सीट पर जो है वज्रासन की मुद्रा में बैठ लेते हैं। लेकिन आज चूंकि हमारी शुरुआत जो है रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई बातों से हुई है, तो अब ज़रा ये बताइए कि ड्राइविंग सीट पर बैठना तो चलिए एक अलग का मामला है कि वहाँ पर एक्सीलरेटर है, ब्रेक, क्लच, इन सारी चीज़ों को कमांड करना है, स्टीयरिंग देखनी है, सामने देखना है। लेकिन जो लोग बैठे होते हैं स्वामी जी, वो बिल्कुल से शुरुआत में तो सीधे होते हैं, और लेकिन जब वो सफ़र लंबा होता है तो बिल्कुल कुंडली मारने लगते हैं, अजीब अजीब तरीके से बैठे रहते हैं। और वो लंबा जब सफ़र होता है तो जब उतरते हैं गाड़ी से तो फिर हालत ख़राब हो चुकी होती है। अच्छा, एक बात और है हुसैन, जो कह रहे हैं ना स्वामी जी, जो ड्राइव कर रहा होता है वो तो फिर भी सजग होता है, लेकिन जो उसके बगल में बैठा हुआ होता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होने पर उन लोगों को ज्यादा चोटें आती है हुसैन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि वो सजग नहीं रहते हैं, एकदम लचर ढीले से बैठे बहुत रहते हैं। बेढंगे तरीके से बैठते हैं। सामने वाले फिर भी कुछ लोग बेल्ट बांधने लग गए। पीछे वालों के लिए पूरी दुनिया के देशों में अब बेल्ट अनिवार्य हो गई है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो। हम तो सारी दुनिया में जाते हैं। तो ये जो मैं बता रहा था ना, ये ऐसे ना लेटें, यूँ ना लेटें, यूँ ना लेटें, ये सब तो लेटने का भी तरीका बता दिया। देखो ऐसे लेटें, ये ऐसे साइड में लेटें, घुटने पर घुटना, और ऐसे थोड़ा सा तकिया लगा करके ऐसे। अब इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हमने भी इसका अभ्यास किया, तो हम भी पहले बड़े बेढंगे तरीके से सोते थे, सोते सोते चल भी पड़ते थे, सोते सोते पूरे राउंड मारते थे पूरा। ये सब तो लेकिन सजगता से ये हो जाता है। तो एक तो ये तरीका बता दिया, साइड से ऐसे सोएं। बाईं करवट सोएंगे तो दाहिना स्वर चलेगा, दाहिना स्वर गर्म है, बायां ठंडा है। इसको ईड़ा कहते हैं, इसको पिंगला, ये चंद्र, ये सूर्य स्वर है। तो अब ऐसे एक सोने के तरीके तो बता ही दिए। एक सोने का तरीका ये भी होता है, ऐसे ये एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर। तो चलिए, अब इनके साथ साथ अब ये थोड़ा बटरफ्लाई भी जो है ना, ये बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा हो जाता है, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और साथ में कपालभाति हो जाए तो बात ही क्या है। तो पीछे वाले लोग भी सीट ज़रूर बांधें, और आप जो है सीधे बैठें। तो सीधे बैठने की एक आदत हो जाती है। हमने यहाँ पर इस अभ्यास को प्रधानता के साथ करवाया है। हम किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, और 99% हमारे बच्चे सीधे बैठने की आदत उनको पड़ जाती है। क्यों? बार बार इस बात पर ध्यान दिलाया जाता है। और 99% लोग बैठने का उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, और खाने में जल्दी जल्दी खाते हैं। मैं देखता हूँ उनके मन में, निगाहों में बड़ी चंचलता होती है। माने उनके सोच विचार का, देखने का, सुनने का, खाने पीने का, जीने का कोई ठिकाना ही नहीं। इसमें तो इतने हम लापरवाह होते हैं, लापरवाही की इंतहा हो जाए, हम कहें ना, इस हालत तक हम एक खराब पोजीशन में जीते हैं। इनसे तो हमें बचना ही पड़ेगा। और फिर योग में कुछ पोस्चर कर लें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, इसलिए हम हर दिन करवाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और इसीलिए स्वामी जी बहुत जरूरी है। आप बड़े घर तो के कहते हैं कि जैसा माहौल होगा कार्यक्रम वैसी ही परवरिश बड़ा होगी। महत्वपूर्ण। अब ठंडक है तो ठंडक लगेगी, गर्मी है तो गर्मी लगेगी। अब घर में माहौल अच्छा है तो बच्चे की
पर अच्छा असर आएगा। घर का माहौल ख़राब है, अब ये माहौल सारे मामलों में, अगर घर में योगाभ्यास होता है तो बच्चा अच्छे तरीके से अभ्यास भी करेगा, घर में लोग सही तरीके से बैठते हैं तो बच्चा भी अच्छे तरीके से बैठेगा, अच्छे तरीके से चलेगा और ज़िंदगी में कामयाब भी होगा। तो घर के माहौल को बेहतर कीजिए, ये स्वामी जी के कहने का मकसद है। अच्छा स्वामी जी, देखिए जिनको थायराइड है, क्या उनको स्पॉन्डिलाइटिस होने का खतरा भी रहता है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या आप देखते हैं, और क्या कनेक्शन है स्पॉन्डिलाइटिस का थायराइड के साथ? थायराइड के कारण से स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है, चक्कर भी आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, शरीर में बैलेंस बिगड़ने लगता है, खड़े खड़े चक्कर आने लगते हैं, ओवरवेट अंडरवेट हो जाते हैं, बेढंगे रूप से शरीर बढ़ने लगता है, बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है, बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, थायराइड में से हार्मोन इनबैलेंस होता है, डिप्रेशन भी आ जाता है, नींद भी ठीक से नहीं आती। इतने बड़े बखेड़े हैं तो उसको ठीक कैसे करें? एक तो ये 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे किया जा सकता है उज्जाई। ये बाई से छोड़ो, फिर ये कपाल भाती करते करते पॉइंट दबाना, हाथों में भी और सेम पैरों में भी ये पॉइंट है, तो ऐसे। अब कपाल भाती करते करते थायराइड वाले थायराइड का पॉइंट दबा लें, हाथ में भी और दोनों पैरों में भी। जिनको आंखों की समस्या, आंख का पॉइंट दबा लें, यही है। कान वाले कान का, हार्ट वाले हार्ट का, शुगर वाले डायबिटीज़ का, पेनक्रियाज का, किडनी वाले किडनी का, ये पॉइंट ऐसे। ये तो दिखाने के लिए ऐसे बता रहा था, हाथ ऐसे करके ऐसे ही दबा लें, यूँ। कमर दर्द वाली ये पॉइंट दबा लें। थायराइड के लिए कपालभाति उज्जाई के साथ साथ फिर देखो ये ग्रीवा संचालन बड़ा अच्छा है। इसके लिए उष्ट्रासन जो प्रारंभ में हमने किया वो भी बड़ा अच्छा है, और इसके लिए मत्स्यासन भी बड़ा अच्छा है। पद्मासन में ये मत्स्यासन बड़ा अच्छा है, और इसके लिए लेकिन स्वामी जी, सर्वांगासन, जिन्हें स्पाइन की हलासन बड़ा बहुत अच्छा ज्यादा है। परेशानी हो जाती है और इससे तो बहुत लंबे 100% वक्त से थायराइड अगर रेगुलेट परेशानी रहती है तो फिर पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या योग के जरिए पैरालिसिस को भी खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है? इसे रिवर्स करने का क्या समाधान है योग में? मेरे पास तो एक लंबी केस हिस्ट्री है मेरी बहन, और एक बच्चा चौटाला गांव, हमारे ओपी चौटाला साहब, अजय भाई चौटाला परिवार का भी जी नामी गिरामी परिवार है हरियाणा का। वहाँ से एक बच्चा स्पाइन की ऐसी इंजरी हो गई थी कि वो अच्छी संपन्न परिवार का, अब तो उन्होंने अपने फार्म हाउस पर पूरा पतंजलि वेलनेस सेंटर ही खोल दिया, और वहाँ सैकड़ों बच्चे आकर के ठीक होके गए। उस न लैट्रिन का पता न टॉयलेट का पता, हाथ पर ऐसे 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 सिकुड़ गए थे जो पूरा, और उसको हमने ठीक किया। तो आपने ठीक का, चोट लगने के बाद बहुतों को पैरालिसिस हो जाता है, टॉयलेट का लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं लगता है, रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में भी ये जो हम आज बता रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिर सारा पंचकर्म लगातार करते हैं, और इसमें समय लग जाता है, किसी को 2 महीना, किसी को 4-6 महीना। और हमने ऐसे पेशेंट जिनको लैट्रिन पेशाब का भी एहसास नहीं होता था, हाथ पैरों में सुई भी चुभोतो तो पता नहीं लगता था, उनका पूरा नर्वस सिस्टम पूरा ध्वस्त हो चुका था, ऐसे भाई बहनों को भी ठीक किया है। ऐसे सैकड़ों, क्या अब तो हजारों लोगों के रियल वर्ल्ड एविडेंस हमारे पास है। तो यह उसमें सबसे ज़्यादा लाभ करता है अनुलोम विलोम। खाली पेट न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड देते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं खाने के बाद, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, हतरोदशांग, गुगल आदि देते हैं। इसमें रसराज रस, योगेंद्र रस, बृहत्वाद चिंतामणि, एकांग रस, मोती पिष्टि बड़ा काम करती हैं। ये आयुर्वेद की जो औषधियाँ है ना, वो इसमें चोट में, और ये जो फिर उसके बाद पैरालिसिस या पूरे शरीर में सुन्नपना हो जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता, उस परिस्थिति में विशेष लाभ होता है। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम विशेष लाभ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है। ठीक है स्वामी जी, एक और सवाल जो बड़ा अहम है, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल
अगर ये बढ़ जाए तो स्वामी जी इसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर या फिर स्पाइन की दूसरी परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा है तो फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये दोनों कैसे काबू में रहेंगे? तो देखो, यूरिक एसिड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट के लिए 5 अभ्यास तो हम रोज ही करवा देते हैं। बैठ करके स्थित कोणासन ऐसे भी और ये ऐसे भी 2 तरह से करवा देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है करते करते भी। और गोखरू और गोधन अर्क, ये तो अंदर से शरीर को धो देते हैं। जितने भी इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स है, आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, ASO, ये सब पेन मार्कर्स हैं। ये दर्द को बढ़ाने वाले तत्व हैं। तो अंदर का जितना भी इन्फ्लेमेशन पूरा निकल जाएगा। गोखरू, 10 मूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ या गोधन अर्क। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना तो मैंने बताया। खाली पेट लहसुन का प्रयोग भी, यूरिक एसिड भी, कोलेस्ट्रॉल भी, ये सब अच्छा हो जाता है। किससे? गोखरू से, ये जो लहसुन का प्रयोग बताया इससे, और गोधन अर्क से। ये तो अभ्यास चाहिए। और 3 अभ्यास फिर लेट करके बताएं। ये अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसे ही एक पैर से ऐसे ही करना है, बड़े अच्छे ऐसे। ये और ऐसे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ वर्षा ऋतु में तो बिल्कुल ना लें। जिनको वात और कफ रोग है वो दही का सेवन कतई न करें और थोड़े दिनों तक खटाई भी बंद कर दें, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही आजमाई हुई वैज्ञानिक बातें हैं। और इन अनुभूतिक सत्यों का देखो, एक तो होती पढ़ी पढ़ाई बातें। कबीर साहब कहते, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी। तो भाई जो कुछ हम यहाँ पर बताते हैं, यद्यपि हमने तो पुस्तकें, किताबें, शास्त्र, वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद भी खूब पढ़े, लेकिन उसके साथ, पढ़ने के साथ उसको ना अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया, उसका साइंटिफिक रिसर्च किया है। तो जो आपने समस्याएं बताई थी उनका तो समाधान बता स्वामी जी, एक चीज और, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आंखों के अंदर वाले हिस्से में साथ ओबेसिटी का पेड़। स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल जब होता है किसी को तो आंखों के पास जो छोटे छोटे निशान बन जाते हैं, तो क्या वो खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं? कोलेस्ट्रॉल अगर काबू में आ जाएगा तो वो खत्म हो जाते हैं या वो बने रहते हैं? हाँ, ये जो सफ़ेद निशान होते हैं ना, सच में ये भी ठीक हो जाते हैं। इसके लिए ये जो गोधन अर्क वाला प्रयोग है, और साथ में लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी, बड़ा ज़बरदस्त। तो मैंने देखा किसी को तो लहसुन खाली पेट खाने से, लहसुन रात को छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो दिए, सुबह पानी फेंक दिया, लहसुन खा लिया, उससे उसकी गर्मी निकल जाती है, तीक्ष्णता, उष्णता कम हो जाती है, और तामसिकता का भी प्रशमन हो जाता है उससे। और गाय के घी में भून लिया जाए तो फिर तो जो कहते हैं कि भाई हम तो वैष्णव हैं, स्वामी संप्रदाय और बहुत सी परंपराओं में लोग नहीं खाते, तो ऐसे इसमें कोई हिंसा नहीं है। लेकिन गाय के घी के संस्पर्श से उसका तमोगुण, उसका सारे फिर तीक्ष्णता, उष्णता सब खत्म हो जाती है। तो जो खाना चाहे खा सकते हैं। बाकी के लिए दूसरे विकल्प हैं, लौकी का जूस है, उसके लिए पेठे का जूस है, उसके लिए ठीक है स्वामी जी। अब जरा स्वामी जी प्राणायाम भी कर लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से मन शांत रहेगा। तो एक गुस्से वाली जो ड्राइविंग होती है सड़क पर, कि ज़रा सा बात पे हवाओं से बातें हो रही हो, कहीं छुल गया तो फिर झगड़ रहे खड़े होकर के, तो ज़रा प्राणायाम भी कर लेते हैं। और लाख दुखों की एक दवा की बात कर लेते हैं स्वामी जी। बहुत अच्छा था। लाख दुखों की एक दवाई प्राणायाम करो मेरे भाई। भारत में तो लोग बात बात में हॉर्न देते, गुस्सा करते हैं, इतना लोग गुस्सा करते हैं कि फिर एक्सीलेटर जोर से दबा देते हैं, फिर अगले वाले में ठोक देते हैं, साइड वाले को ठोक देते हैं, बहुत बुरी हालत होती है, उड़ा देते हैं किसी मोटरसाइकिल वाले को, पैदल को। मैं अभी देख रहा था, एक दादा अपने बच्चे को पकड़े हुए जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला उसको हवा में उड़ा दिया। और हमारे यहाँ तो कई बार तो सड़कों पर तो हादसा हमारे नंदी महाराज भी कर देते हैं, उड़ा देते हैं आदमी को ऐसे ही। तो बहुत ज़रूरी है। अब नंदी महाराज का, सांड महाराज का गुस्सा तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
अपना तो कम से कम कंट्रोल कर ही सकते हैं। प्राणायाम करने से धैर्य आता है आदमी स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी जो है मीनाक्षी और ईशा के हवाले करके हम लोग ज़रा सवालों की तरफ बढ़ लेते हैं। और पहला सवाल स्वामी जी महाराष्ट्र से अंजना पाटिल का है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिंड्रोम की वजह से उनको चलने के साथ साथ खड़े रहना भी उनके लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है, तो क्या उपाय है स्वामी जी उनके लिए? बहुत दिक्कत हो जाती है, सारे मसल टूटने लगते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी और एमएनडी के बारे में, एसएलईएमएस के बारे में पहले तो मैं ऐसे कहता था भाई हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सफलता मिल गई है। ये जो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसरे, कोंच बीज, बला बीज, रिद्धि वृद्धि, जीवश्वर, मेधा मायदा, काकोल, क्षीर काकोली, ये जो पूरा अष्टवर्ग का प्रयोग कराते हैं, इसके लिए मैंने इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड पाउडर, ये बड़े ज़बरदस्त प्रयोग है, और नीरोग्रिड साथ में प्रयोग करा देते हैं। अश्वगंधा, शतावर आदि तो कोई भी ले सकते हैं। जिन बच्चों को बचपन में मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी, आज डॉक्टरी इंजीनियरिंग आदि करके मेरे पास तो सारे प्रमाण हैं, आज वो पूर्ण स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे। तो ये बात कहने के लिए मुझे कुल मिलाकर के 50 साल लग गए, तब जा कर के मैं कह रहा हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी अपने आप को उभार सकते हैं, बशर्ते बहुत ख़राब स्थिति में ना पहुँच जाए। इनिशियल स्टेज में या अभी थोड़ी हालत बिगड़ रही है, उसी समय अपने कंट्रोल कर सकते हैं। जो उपाय बताए इनको अपनाएं, और प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा करें। ठीक है स्वामी जी। और स्वामी जी, अब मध्य प्रदेश से 2 सवाल हमने एक साथ क्लब कर दिए हैं ताकि परेशानी का जो समाधान है वो एक ही है दोनों का। सागर से ओजस्व चौबे पूछ रहे हैं कि उनके भतीजे का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इंदौर से डॉक्टर अनुपम वर्मा ने लिखा है कि उनकी पत्नी की एड़ी और पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो इन दोनों परेशानियों का इलाज क्या स्वामी जी? यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और एड़ी पैरों में दर्द है। यूरिक एसिड के लिए तो पहले बता ही चुके हैं, एड़ी के दर्द के लिए। हाँ, तो एड़ी पैरों के दर्द के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल के लिए, यूरिक एसिड के लिए पहले बता चुके हैं। एड़ी के दर्द के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तो प्रयोग घरेलू है ना, ये ज़बरदस्त है। इसमें यदि श्रृंगी करवा देते तो एक ही दिन में एड़ी का दर्द, कोहनी का दर्द और शोल्डर दूर हो जाता है। श्रृंगी चिकित्सा, लीज थेरापी, अग्निकर्मा, इसका बड़ा ज़बरदस्त। और ये जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, आप जो कायरोप्रैक्टिक चल रही है, यदि ये हो जाए तो बात ही, ये पॉइंट दबा लें। और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें, और थोड़े दिनों जैसे बताया, बार बार दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ों का परहेज करें, और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस पी लें। थोड़े दिन गेहूँ चावल बंद करके मिलेट्स का सेवन करें। और ये पॉइंट दबा 5 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5, ये तो एकदम से सारा दर्द गायब कर देते हैं हाथों का। ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट 5, 1 2 3 4 5, एक एड़ी का दर्द पूरा गायब, एड़ी बदले हाथ का करने का। जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। राजस्थान से रश्मि पूछ रही है अपने बेटे के लिए। उनके बेटे को साइनस की प्रॉब्लम है और नाक में मस्सा बढ़ा हुआ है। एक बार ऑपरेशन कराया जा चुका है, डॉक्टर दोबारा सर्जरी की सलाह दे रहे हैं। साइनस अभी वर्षात इसके लिए में क्या बढ़ उपाय जाता है? दर्द भी वर्षात में बढ़ते हैं और कफ कोल्ड भी वर्षात में बढ़ता है। और इसके लिए मीनाक्षी जी, नाक में ना या तो सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा लहसुन, अजवाइन और ये अदरक, हल्दी आदि डाल करके घर में भी पका के छान करके वो भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल नहीं तो अणु तेल पतंजलि का मिलता है, उसी से। बहुत ज़्यादा पुराना पोलिप्स होने पर तो उसमें अणु तेल में थोड़ा ज्योतिषमति भी साथ में डाल दे। और खाली पेट नाक खोलने का भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है? सुबह दोपहर शाम 3 बार ले ले। हाँ, नाक खोलने का ये पॉइंट है ना, ये जो अंगुलियां है ना, इनके टोपर, खास करके रिंग फिंगर के टोपर, इससे स्ट्रेस भी ठीक होता है, इससे नाक खुल जाते हैं। 5 बादाम, 5 काली मिर्च, छोटे बच्चा है तो 3 बादाम और 3 काली मिर्च मुंह में डाल के धीरे धीरे चबा लें और थोड़ी दौड़ लगा लें, एकदम से नाक खुल जाता है 100%। ये 99 वाला मामला नहीं है। और ये जो कफ है उसके लिए स्वासारी, खाली पेट ब्रोनकोम और खाने के बाद स्वासारी का प्रयोग। बच्चों के लिए बालप्रास, बड़ों के लिए च्यवनप्राश, ये छोटे छोटे उपाय हैं। बस थोड़ी चिकनाई और खटाई को तो थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। पानी भी मुलेठी का पी लें या स्वासारी का पी लें तो और अच्छा, पीने में भी टेस्टी लगता है। मुलेठी का पानी तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है स्वामी जी, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं यानी हमारे दर्शक, तो सवाल
हम तक पहुंचाना का जो तरीका है बहुत आसान है। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होता रहता है, जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9350593505 व्हाट्सएप नंबर है, इसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। मेल भी आप हमें कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com। इसके ज़रिए आपके सवाल हम तक आएंगे और आपके सवालों के जवाब स्वामी जी देंगे। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी।